देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज जब प्रमोद चाचा ने कहा कि उन्होंने पिताजी को फर्रुखाबाद हाईवे पर देखा है, तो मेरे परिवार में एक बार फिर उम्मीद जग गई। दरअसल 5 साल पहले मेरे पिताजी और उनके दोस्त नागपाल सीमेंट से भरा ट्रक लेकर निकले थे हेक्टर सिटी मॉल के लिए, जो उस वक्त निर्माणाधीन था। पर पिताजी बीच रास्ते में कहीं गायब हो गए। 2 दिनों बाद जब ये साफ हो गया कि पिताजी और नागपाल लापता हो गए हैं, तो कंपनी की रिपोर्ट पर पुलिस वालों ने मेरे पिताजी और नागपाल जी की छानबीन शुरू कर दी। पर 6 महीने चले इस छानबीन में सिर्फ पिताजी का वो सीमेंट से भरा ट्रक ही बरामद हुआ, वो भी फर्रुखाबाद हाईवे पर। जब दिनांक 15 मई साल 2000 को पिताजी का ट्रक मिला, तो हमें लगा कि पिताजी भी अब मिल ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत पुलिस वालों ने ट्रक के मिलते ही इस केस को बंद कर दिया, जिसके बाद से हम अपने बलबूते पर ही पिताजी की खोज करते रहे। पर जब साल दर साल बीत गए, तो हमने भी हार मान ली और अपनी तलाश को विराम दे दिया। पर मन के एक कोने में अभी भी एक उम्मीद का दिया फड़फड़ा रहा था। और ऐसे ही उस रोज प्रमोद चाचा ने ये दावा किया कि उन्होंने पिताजी को वहीं पर देखा है जहां उनका ट्रक मिला था। तो मैं प्रमोद चाचा जी के साथ निकल पड़ा फर्रुखाबाद हाईवे के लिए। मैं प्रमोद चाचा को बाइक पर लेकर निकल तो गया, पर अभी ये साफ नहीं था कि पिताजी को ढूंढना कहाँ पर है। और जब यही सवाल मैंने चाचा जी से किया, तो उन्होंने बोला कि जब उनकी नज़र पिताजी पर पड़ी, तो उस वक्त वो बस में बैठे थे और बस कुर्सेला मंडी से गुजर रही थी। उन्होंने पिताजी पर नज़र पड़ते ही बस भी रुकवाई, पर जब वो बस से नीचे उतरे, तब तक पिताजी वहाँ से जा चुके थे। मतलब कि मुझे पिताजी को खोजने की शुरुआत कुर्सेला मंडी के आसपास से करनी थी। और अब जब मैं चाचा जी के साथ कुर्सेला मंडी वाले उस जगह पर पहुंचा जहां प्रमोद चाचा जी ने पिताजी को देखा था, तो वहां कुर्सेला मंडी का बस स्टॉप और उस बस स्टॉप के अगल बगल 2-3 दुकानें थी। मैंने अपनी जेब से पिताजी का फ़ोटो निकाला और फिर जब मैंने उन दुकानदारों को उनकी फ़ोटो दिखाते पूछा कि उन्होंने इन्हें कभी यहाँ पर देखा है कि नहीं, तो मेरे इस सवाल पर 2 दुकानदारों ने फ़ोटो को देखते ही साफ मना कर दिया। पर तीसरे दुकानदार ने, जो कि एक 15 साल का लड़का था, उसने कहा कि उसने तो नहीं देखा है, पर उसके पिताजी ने देखा होगा, क्योंकि उसके पिताजी ही दुकान चलाते हैं और अभी वो रिश्तेदारी में गए हुए हैं, तो उनकी गैर हाजिरी में वो दुकान संभाल रहा है। खैर दोस्तों, इस वक्त तो मेरे हाथ मायूसी ही लगी, पर अभी तो बस शुरुआत भर थी। तीनों दुकानदारों से पूछताछ करने के बाद मैंने चाचा जी के साथ वहाँ के लोगों से भी पूछताछ शुरू की। यहाँ तक कि हम उन बस ऑटो वालों से भी गाड़ी रुकवा कर पिताजी के बारे में पूछ रहे थे, जो उस रोड से गुजर रहे थे। पर सबका जवाब एक ही था, नहीं मैंने नहीं देखा। और इन्हीं जवाबों को सुनते सुनते अगले 3 दिन बीत गए, जिसके चलते मेरा हौसला टूटने लगा। पर वहीं चाचा जी, जिनको अभी भी पूरा यकीन था कि पिताजी जरूर मिल जाएंगे, और उन्हीं के यकीन के चलते चौथे दिन भी हम दोनों चाचा भतीजे ने पूछताछ जारी रखी। और जब थक हार के देर रात हम दोनों कुर्सेला मंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे जहां हम रात बिताते थे, तो वहां पहुंचते एक लंबे चौड़े आदमी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे बेटा जी ज़रा इधर आना। उस आदमी के आवाज़ देते ही मैं उसके पास गया। अभी मैं उसके करीब ही पहुंचा था कि वो मुझसे सवाल करते बोला, किसे ढूंढ रहे हो? उसके ये सवाल करते ही मैंने पिताजी की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, इन्हें कहीं पर देखा है आपने? जैसे उनकी नज़र पिताजी की तस्वीर पर पड़ी, तो वैसे उन्होंने कहा, हाँ ये तो नागपाल के दोस्त हैं। और जैसे उस आदमी ने नागपाल जी का नाम लिया, तो मेरा चेहरा खिल उठा। वहीं नागपाल जी का नाम सुनते ही प्रमोद चाचा जी भी दौड़कर मेरे पास चले आए और तुरंत ही उन्होंने उस आदमी से सवाल करते हुए पूछा, कहाँ देखा है आपने इन्हें, और नागपाल को आप कैसे जानते हो? प्रमोद चाचा जी के इस सवाल पर वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, बल्कि आपको दिखाऊंगा, फिर आप ही तय कर लेना कि जो आपने देखा है वो सच है या भ्रम। इतना बोलकर उस आदमी ने हम दोनों को अपने साथ चलने को कहा। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया भी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि वो आदमी है कौन, हमें उसकी बात पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं। पर नागपाल जी की बात करके उस आदमी ने हमें मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने मन में उठ रही शंकाओं को
दरकिनार कर दिया और उस आदमी के साथ चल पड़े। उस आदमी के साथ पैदल चलते चलते हम चाचा भतीजे हाईवे से काफ़ी दूर चले आए, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ घने घने पेड़ थे। फिर जब उन्हीं पेड़ों के बीच कुछ लोग बैठे हुए नजर आए तो चाचा जी ने मेरे कानों में हल्की आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, कहीं ये लोग गुंडे तो नहीं है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उस ओर से किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, हितेश बेटा तू आ गया। वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीखते हुए बोला, पापा। दरअसल वो पुकार मेरे पिताजी की थी। मैं दौड़ते उन लोगों के पास गया इस उम्मीद में कि मेरे पिताजी भी उन्हीं के बीच होंगे, पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं न पाया कि वहाँ पर कुल 6 लोग हैं, जिनमें से 5 लोग अघोरी लग रहे थे और एक जिसे जंजीरों से बांध कर रखा था वो दिख तो रहा था इंसान की तरह, पर उसके 4 हाथ थे, जिसमें से 2 हाथ छोटे बच्चे की तरह थे और पूरे शरीर पर बहुत घने बाल थे, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मेरी नज़र अपने पिताजी को ही तलाश रही थी कि तभी वो 4 हाथों वाला अजीब प्राणी बोला, बेटा चल मुझे ले चल, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, देख मेरी क्या हालत बना दी है। उसके ये बोलते मेरे चाचा जी उस आदमी पर भड़कते बोले कि ये क्या मजाक है, ये तुम लोगों ने किसको पकड़ रखा है। चाचा जी के सवाल करते ही वो आदमी जो हमें यहाँ पर लाया था वो बोला कि ये कोई और नहीं, नागपाल जी हैं। आज से 5 साल पहले नागपाल जी और उनका दोस्त अमरजीत एक ऐसी बुरी ताकत का शिकार हो गए थे जिसके चलते उन दोनों का शरीर आपस में मिल गया। नागपाल जी की आत्मा को तो उस शक्ति ने अपनी दुनिया में खींच लिया, पर अमरजीत की आत्मा को इन अघोरियों ने अभी तक बचा कर रखा है, क्योंकि ये लोग उन बुरी शक्तियों पर काबू पाना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई थी। अभी मेरा गुस्सा उन अघोरियों पर फूटता कि तभी उन 5 अघोरियों में से एक ने कहा, बेटा हमें गलत मत समझना, तुम्हारे पिताजी तो उसी रात मर गए थे, हमने तो उनकी आत्मा को उस शक्ति से बचा रखा है, पर तुम चाहकर भी इन्हें इस दर्द से मुक्ति दिला नहीं पाओगे। तुम हम पर यकीन करो, आने वाले कुछ सालों में इन्हें मुक्ति दिला देंगे हम। बस तुम इन्हें ये यकीन दिला दो कि तुम इनके बिना भी ठीक रह लोगे और अपना ख्याल रख सकते हो, ताकि इन्हें इस दुनिया से जाने में आसानी हो जाए। उस अघोरी की बात सुनकर मुझे और मेरे चाचा जी को भी समझ में आ गया कि अघोरी सही बोल रहे हैं, और हमने फिर वैसा ही किया। मैंने पिताजी को घर का सारा हाल सुनाया और ये भी विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है, जिसके बाद वो रोने लगे और फिर अचानक ही वो बेहोश हो गए। फिर उनके बेहोश होते ही अघोरी ने हमें वहाँ से जाने की सलाह दी और साथ ही चेतावनी भी दी कि भूल से भी फिर यहाँ पर मत लौटना। साथ ही कभी कहीं पर पिताजी दिखें तो भूल से भी ना टोकना और ना ही इनका पीछा करना। अब इस चेतावनी के बाद हम वापस घर लौट आए और फिर कभी वहाँ नहीं गए। बीच बीच में पिताजी मुझे दिखे भी, पर मैंने उन्हें कभी टोका नहीं। आखिरी बार जब वो दिखे तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर उसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखे। शायद अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों उस वक्त कुंदन अपने छोटे से घर की खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर का अंधेरा घना हो चुका था और सर्द हवा खिड़की के कांच से टकराकर हल्की सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। उस वक्त उसका मन बहुत भारी था, जैसे कोई अनजाना डर उसके सीने पर बैठा हो। उसका बेटा 7 साल का रवि कुछ महीने पहले इस दुनिया से चला गया था। उस रात की घटना कुंदन के दिमाग में बार बार लौट रही थी, जैसे कोई पुराना घाव जो बार बार कुरेदा जा रहा हो। फिर उसने उस रात को याद करने की कोशिश की, पर हर बार उसका मन कांप उठता। पर फिर भी उसने खुद से कहा कि उसे ये कहानी लिखनी होगी, शायद इससे उसका मन हल्का हो जाए। ये कहानी थी उस औरत की जो शहर की सड़कों पर शाम के वक्त निकलती थी और बच्चों के बाल काट लेती थी। शहर का नाम था रतनपुर। ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पुराने मकान और तंग गलियाँ आपस में उलझी हुई थी। दिन के उजाले में ये जगह जीवंत रहती थी। बाजार में रौनक, बच्चों की हंसी और दुकानदारों की आवाज़ें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो रतनपुर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट जाते, दरवाजे बंद कर देते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। कोई नहीं जानता था कि ये डर कब और कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन हर कोई उस कहानी से वाकिफ था। शाम की छाया की कहानी। कहते थे कि जब सूरज डूबता है और आसमान पर लालिमा बिखरती है, तब एक औरत शहर की सड़कों पर निकलती है
उसका चेहरा हमेशा एक काले घूंघट से ढका रहता था और वो सफ़ेद साड़ी पहने होती थी जो हवा में हल्के से लहराती थी। उसके हाथ में एक छोटी सी तिकोनी कैंची होती थी जो चांदनी में चमकती थी। वो बच्चों को ढूंढती थी, वो बच्चे जो अकेले हों, जो गलियों में खेल रहे हों या जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हों। वो चुपके से उनके पास जाती और उनके बालों का एक छोटा सा गुच्छा काट लेती और फिर वो गायब हो जाती। लेकिन ये कोई साधारण बाल कटाई नहीं थी, क्योंकि जिस बच्चे के बाल वो काट लेती थी वो धीरे धीरे सूखने लगता, जिस वजह से उसकी हंसी गायब हो जाती और उसकी आंखों की चमक मंद पड़ जाती और कुछ ही दिनों में वो बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह देता। कुंदन ने पहली बार ये कहानी अपने पड़ोसी रामलाल से सुनी थी। रामलाल एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास हर घटना की एक कहानी होती थी। उसने बताया था कि ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो सदियों से रतनपुर में भटक रही थी। कोई कहता था कि वो एक माँ थी जिसने अपने बच्चों को खो दिया था और अब दूसरों के बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। कोई कहता था कि वो एक चुड़ैल थी जिसे श्राप मिला था, लेकिन सच क्या था ये तो कोई नहीं जानता था। पर कुंदन ने उस वक्त इस कहानी को एक बूढ़े की बकवास समझा था। वो हंसा था और बोला था, अरे रामलाल चाचा, ये तो बस बच्चों को डराने की कहानी है। लेकिन अब जब उसका अपना बेटा रवि उस औरत की चपेट में आ गया था तो कुंदन को हर शब्द सच लग रहा था। कुंदन का परिवार एक साधारण परिवार था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वो किराने का सामान बेचता था। उसकी पत्नी शांति घर संभालती थी और उनका इकलौता बेटा रवि उनकी दुनिया की रोशनी था। रवि एक चंचल बच्चा था, हमेशा वो हंसता खेलता रहता था। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पड़ोस के लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा उठते थे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो एक साधारण शाम थी। रवि अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। कुंदन दुकान पर व्यस्त था और शांति घर में खाना बना रही थी। सूरज भी ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। रवि को घर लौटने में थोड़ी देरी हो गई थी। कुंदन को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे खेल में मस्त होंगे। तभी उसने शांति से कहा, अरे मैं जाकर रवि को बुला कर लाता हूँ। जब कुंदन गली में पहुंचा तो उसने देखा कि रवि अकेला खड़ा था एक पेड़ के नीचे। उसकी आंखें काफी डरी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी कुंदन ने उसे गोद में उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन रवि ने कुछ नहीं बोला। वो बहुत ज़्यादा ही चुप था और उसकी सांसें भी काफ़ी तेज चल रही थी। तभी कुंदन उसे घर ले आया, लेकिन रवि वैसा नहीं रहा जैसा कि वो पहले था। उसकी हंसी पूरी तरह से गायब थी और वो खाना भी नहीं खा रहा था, न ही कुछ वो बोल रहा था। तभी कुंदन और शांति उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसे तो कोई बीमारी नहीं है, शायद ये डर गया है। फिर कुछ दिनों बाद कुंदन ने रवि के तकिए पर कुछ कटे हुए बाल देखे। वो छोटे छोटे गुच्छे थे, जैसे किसी ने कैंची से सावधानी से काटा हो। ये देखकर कुंदन का दिल धक से रह गया। अब उसे रामलाल की कहानी भी याद आ गई। तभी उसने ये बात शांति को बताई, लेकिन शांति ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि ये कोई जानवर के बाल होंगे, लेकिन कुंदन का मन नहीं मान रहा था। वो रात को रवि के पास बैठा रहा और अपने बेटे रवि की सांसें गिनता रहा। रवि दिन बे दिन कमज़ोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। फिर एक रात जब कुंदन और शांति सो रहे थे तो उन्हें रवि की चीख सुनाई दी। वे दौड़कर उसके कमरे में गए, लेकिन रवि बिस्तर पर नहीं था। घर की खिड़की खुली हुई थी और बाहर अंधेरे में कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। तभी कुंदन ने टॉर्च ली और वो बाहर की तरफ भागा, लेकिन वहां पर वो गली खाली थी। केवल हवा की सनसनाहट थी उस वक्त, और दूर कहीं एक कैंची की खटखट की आवाज़ वहां पर गूंज रही थी। अगली सुबह रवि अपने बिस्तर पर था, लेकिन वो और भी कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। फिर कुछ दिनों बाद रवि ने आखिरी सांस ली। रवि की मौत के बाद कुंदन और शांति पूरी तरह से टूट गए। शांति हर रात रोती थी और कुंदन को अपने बेटे की हंसी बार बार याद आती थी। लेकिन कुंदन को ये यकीन हो गया था कि रवि की मौत कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वो उस औरत की तलाश में निकल पड़ा जिसे लोग शाम की छाया कहते थे। उसने रतनपुर के हर कोने में पूछताछ की और उसने पुराने लोगों से भी बातचीत की, मंदिरों में पुजारियों से सलाह ली और यहाँ तक कि एक तांत्रिक से भी मिला वो। तभी तांत्रिक ने बताया कि ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी,
उसका नाम था माया। सदियों पहले माया एक माँ थी जिसके बच्चे को गांव वालों ने मार डाला था क्योंकि उसे चुड़ैल का बच्चा मानते थे। तभी माया ने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए एक श्राप लिया था। उसने अपनी आत्मा को अंधेरे से बांध लिया था और तब से वो हर उस बच्चे के पीछे पड़ती है जो शाम के वक्त बाहर रहता है। तांत्रिक ने कुंदन को चेतावनी भी दी कि उससे बचना मुश्किल है, वो हर जगह है, अगर तुम उसके सामने गए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तभी कुंदन ने तांत्रिक की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसका गुस्सा और दुख उससे ज़्यादा बड़ा था। वो माया को ढूंढना चाहता था। उसने तय किया कि वो हर शाम गलियों में घूमेगा, उस औरत का सामना करेगा और अपने बेटे की मौत का जवाब मांगेगा। फिर कुंदन ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो हर शाम जब सूरज ढलता तो अपनी दुकान बंद कर देता और गलियों में निकल पड़ता। वो अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटा सा ताबीज भी ले जाता जो कि तांत्रिक ने उसे दिया था। गलियां सुनसान थी और हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। हवा में भी एक ठंडक थी जो उसके रोंगटे खड़े कर देती थी। ऐसा करते हुए कई रातें बीत गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग उसे पागल भी कहने लगे। तभी शांति ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुंदन ने माना। फिर एक रात जब वो एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था तो उसे एक हल्की सी साए साए की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखी। तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई कैंची थी, जिसे देखकर कुंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और उस आकृति की ओर बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? लेकिन उस आकृति ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुंदन ने उसका पीछा किया और वो उसे एक कब्रिस्तान की ओर ले गई, जहाँ पेड़ों की छाया में अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा था। वहाँ उसने घूंघट हटाया तो उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी और होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तभी कुंदन ने उससे गुस्से में पूछा कि तुमने मेरा बेटा क्यों मारा? उसने क्या किया था? लेकिन माया ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कैंची उठाई और एक तेज चमक के साथ वो कुंदन की ओर बढ़ी। तभी कुंदन ने ताबीज को उसके सामने किया और एक तेज रोशनी निकली, जिसकी वजह से वो पीछे हट गई। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। पर कुंदन को उस रात कुछ समझ में नहीं आया। वो घर लौट आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसे माया की आंखों में दुख दिखा था, जैसे वो कोई मजबूरी में ये सब कर रही हो। उसने तांत्रिक से फिर मुलाकात की और सारी बात बताई। तभी उस तांत्रिक ने बताया कि माया को श्राप से मुक्ति चाहिए। वो बच्चों के बाल इसलिए काटती है क्योंकि वो अपने बच्चे की आत्मा को ढूंढ रही है। उसे लगता है कि उसका बच्चा किसी और के रूप में जन्म ले चुका है। पर कुंदन को ये बात समझ में नहीं आई। तभी उसने फिर से पूछा कि उसे कैसे रोका जाए। फिर तांत्रिक ने बताया कि माया को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसे उसके बच्चे की आत्मा से मिलवाए। लेकिन ये आसान नहीं है। माया की आत्मा सदियों से भटक रही है और उसका बच्चा अब शायद इस दुनिया में नहीं है। तभी कुंदन ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने रवि की कुछ चीज़ें, जैसे कि उसका पसंदीदा खिलौना, उसकी छोटी सी डायरी ली और वो कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ उसने एक छोटी सी पूजा की और माया को बुलाया और कहा, अगर मेरा रवि तेरा बच्चा है तो उसे शांति दे, उसे मत ले जा। फिर उस रात माया फिर से प्रकट हुई और इस बार उसने कुंदन को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने रवि का खिलौना देखा, जिससे एक पल के लिए उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कैंची नीचे रख दी और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। फिर उस रात के बाद रतनपुर में कोई बच्चा नहीं मरा। माया फिर कभी नहीं दिखी। कुंदन को भी यकीन था कि उसने माया को मुक्ति दे दी है, लेकिन उसका दुख अभी भी कम नहीं हुआ था। रवि की यादें अभी भी उसके साथ में थी। उसने अपनी दुकान बेच दी और शांति के साथ एक नए शहर चला गया। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता है तो वो खिड़की के पास बैठ जाता है और सोचता है कि क्या माया सचमुच में चली गई थी या वो अभी भी कहीं छुपी है किसी और बच्चे के बाल काटने के लिए। दोस्तों, रतनपुर में लोग अब भी उस कहानी को याद करते हैं। वे बच्चों को जल्दी घर लौटने की हिदायत देते हैं और कहीं दूर किसी अंधेरी गली में शायद माया अभी भी भटक रही हो, अपनी कैंची लिए अपने बच्चे की तलाश में। इसी उम्मीद में वो जल्दी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा
ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।